Hello everyone, here I'm back with a video lecture and today we're going to discuss the basically lying position. हम फंडामेंटल पोजीशंस या स्टार्टिंग पोजीशंस को डिस्कस कर रहे थे जिनमें हमने तीन पोजीशंस पहले डिस्कस कर ली हैं। आपके पास स्टैंडिंग पोजीशन एज अ रेफरेंस पोजीशन यूज़ होती है बाकी सारों के लिए ताकि क्योंकि उसमें मैक्सिमम मसल वर्क यूज़ हो रहा होता है। लाइंग पोजीशन में सेम लाइक दैट मिनिमल मसल वर्क यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। हमने पहले डिस्कस की थी स्टैंडिंग, सिटिंग एंड विद दैट हमने नीलिंग डिस्कस की है। अब हम लाइंग की तरफ आ गए और लाइंग पोजीशन मेजरली आपके पास एक ईजीएस्ट फंडामेंटल पोजीशन है, ठीक है। मोस्ट स्टेबल होती है क्योंकि हमारे पास बॉडी के ज़्यादा पार्ट्स जो होते हैं वो फुली सपोर्टेड होते हैं, ठीक है। क्योंकि कैसे, क्योंकि एक तो पेशेंट किसी फ्लोर पे, किसी बेड पे, आपके पास किसी फर्म सरफेस पे जो होता है वो बिल्कुल उसकी बॉडी स्ट्रेट होती है, ठीक है। तो आपकी बॉडी क्या होगी, फुली सपोर्टेड होगी। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज अ मोस्ट स्टेबल पोजीशन ऑफ ऑल फंडामेंटल पोजीशंस, ठीक है। हमारे पास सारी जो फंडामेंटल पोजीशंस है उसमें से सबसे ज़्यादा जो एक बेसिकली स्टेबल पोजीशन है वो लाइंग या स्पाइन पोजीशन है, इसको स्पाइन पोजीशन भी कहते हैं। ओके, विद दैट अब हमारे पास मसल वर्क क्या था कि इसमें मसल वर्क बहुत मिनिमल हो जाता है। अगर आप इस पोजीशन को ऐसे देखो तो आप देखो आपकी बॉडी में मैक्सिमम तो आपकी बॉडी सपोर्टेड होगी है, ठीक है। आपके पास थोड़ी बहुत मूवमेंट होगी और वो भी कैसे होगी कि जैसे हेड के रोटेटर्स हैं वो दोनों साइड्स पे काम करेंगे ताकि हेड को एक स्टेबल पोजीशन में रखा जा सके, ठीक है। मिनिमल हो गया लेकिन स्टेबिलिटी के लिए हमें मसल वर्क की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम्स हिप के एक्सटेंसर्स और लंबर फ्लेक्सर्स दोनों काम करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा आर्च ना हो, लोअर बैक की आर्च ज़्यादा ना हो, ठीक है। लोअर बैक की आर्च कैसे ज़्यादा होती है, आपकी जो बैक है ना, जब आप खुद भी लेटोगे, आप खुद इस चीज़ को ना अपने ऊपर प्रैक्टिस करो। लाइंग पोजीशन में आप लेटो और फिर आप देखो आपकी आर्च बहुत ज़्यादा ना बन रही हो। आप इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जब काम करोगे तो आपके हिप के एक्सटेंसर्स और लंबर फ्लेक्सर्स दोनों काम करेंगे। क्यों प्रिवेंट करेंगे? ताकि एक्सेसिव आर्चिंग ना हो, ठीक है। एक हॉलो सी जो स्पेस आ रही थी ना बीच में, उस स्पेस को आपने ख़त्म करना होता है अपने बेड और अपने बीच में, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने इस पोजीशन को मेंटेन करवाना होता है। एट द सेम टाइम्स आप सेम टाइम आपके पास जो हिप की मीडियल रोटेटर्स है वो काम करते हैं क्योंकि लेग को हमने एक न्यूट्रल पोजीशन में रखना होता है। नीज को और फीट को हम एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं ना, तो इसलिए आपके मीडियल रोटेटर्स ज़्यादा काम करते हैं ताकि आपकी जो लेग्स हैं वो एक न्यूट्रल पोजीशन में रहे, नीज बिल्कुल स्ट्रेट हो, फीट बिल्कुल स्ट्रेट हो और एक दूसरे के साथ जुड़ जाए। तो इसलिए आपके पास यहाँ पे कौन कौन से यहाँ काम करे थे, हेड रोटेटर्स ताकि स्टेबलाइज कर सके हेड को, हिप के एक्सटेंसर्स, लंबर फ्लेक्सर्स ताकि आपके पास वो जो आर्च से बन रही है बैक की वो कम हो जाए। एट द सेम टाइम हिप के मीडियल रोटेटर्स, ठीक है। ऑन हार्ड सर्फेसिस जो होती है ना, हमारे पास लंबर स्पाइन जो होती है वो हॉलो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। दैट्स वाई हम हिप को रोटेट कराते हैं आउटवर्ड या इनवर्ड ताकि हमारे पास जो हेड है वो एक किसी एक साइड पे टर्न करके। एट द सेम टाइम सॉफ्ट जो होते हैं सरफेसेस उनमें क्या होती है, बॉडी बिल्कुल सपोर्टेड हो जाती है। ये जो रिड्यूस इफेक्ट्स होते हैं ये भी रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। सो आप ये कर सकते हो कि लाइक बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सरफेसेस भी ना हो, एक मीडियम मीडियम टाइप सरफेसेस हो जिसमें आपकी स्पाइन भी हॉलो रहे और आपकी बॉडी भी फुली सपोर्टेड रहे, ठीक है। जितना हो सकता है आपके इफेक्ट्स जो है वो रिड्यूस हो जाए। अब हमारे पास जो मसल वर्क है ना, पहले हम यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करवा देती हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। हम जब ये सारी कंबाइंड 5 पोजीशंस हो जाएंगी ना, हम इसका एक अलग लेक्चर बनाएंगे ताकि हम इसको ना बिल्कुल एक गो थ्रू सी देंगे ताकि हम इस चीज़ को देख लें कि हमारे पास किस जगह जगह पे कौन सा मसल वर्क यूज़ हो रहा है और हम कोशिश करेंगे रिटर्न लेक्चर की तरफ जाए, ठीक है। सो मेजरली हमारे पास इस तरह से था कि हमारे पास किसी भी सरफेस पे आप कर सकते हो जो लंबर स्पाइन की हॉलो सा स्ट्रक्चर बन रहा है उसको कम करने के लिए भी हम मसल्स को यूज़ करें। अब ये आपकी बुक में थोड़ा सा कम लिखा हुआ है तो मैंने आपको थोड़ी सी चीज़ें जो थी वो लाइक बताई हैं, ठीक है। लाइक आपको सिंपल सी बताई है लेकिन आपके पास जो मसल वर्क है वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे हेड के रोटेटर्स काम कर रहे हैं, आपके पास एक्सटेंसर्स और फ्लेक्सर्स काम कर रहे हैं, फिर मीडियल रोटेटर्स आपके हिप पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी बुक में लिखी हुई हैं, कहीं से बाहर से हमने एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं ली, ठीक है। ओके, सॉरी लगता है हमने ज़्यादा स्क्रॉल डाउन कर दिया, वापस चलते हैं फिर देखते हैं। ओके, मेजरली हमारे पास अब आ क्या रहा था कि हमने कहा कि अब हमने इफेक्ट्स और यूजेस को डिस्कस करना है, ठीक है। तो इफेक्ट्स और यूजेस को जब हम डिस्कस करते हैं ना तो हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो इफेक्ट्स और यूजेस में इंपॉर्टेंट होंगी।
वो ये थी कि एक तो आपके पास ये एक्सरसाइज की स्टार्टिंग पोजीशन के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है, एक आइडियल पोजीशन है, इसमें रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सो दैट्स वाई ये पोजीशन बहुत प्रेफर की जाती है, सूटेबल होती है। आप स्टैटिक पोस्चर की ट्रेनिंग जब स्टार्ट करवाते हो उसके लिए भी बॉडी एक कंप्लीट अलाइन हुई हुई होती है, सिमिलर एज दैट हमने जैसे स्टैंडिंग की बात की थी ना, स्टैंडिंग में क्योंकि हमारे पास स्टैंडिंग पोजीशन में मसल वर्क बहुत ज़्यादा था, जब आपको मसल वर्क भी खत्म करना है, बॉडी की अलाइनमेंट भी चाहिए, तो लाइन पोजीशन या स्पाइन पोजीशन बहुत अच्छी होती है, ठीक है। फिर स्पाइन की जिनको डिफॉर्मिटीज़ होती हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हम ज़्यादातर जो स्टार्टिंग करते हैं ना एक्सरसाइजेस की, अपनी प्रैक्टिस में तो मैंने ज़्यादातर देखा है कि आप स्पाइन पोजीशन में ही स्टार्ट करते हो, स्पेशली जिनको स्पाइन की डिफॉर्मिटीज़ होती हैं। हाँ, आप जब इशू फाइंड आउट कर रहे होते हो तो आप पोजीशन चेंज करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो एक्सरसाइजेज होती हैं या जिनको बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहा है, ज़्यादातर जब फ्लेक्शन पैटर्न में या फ्लेक्शन की तरफ एक्सरसाइज करवाते हैं हम, वो स्पाइन की वजह से कर, स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ जिन पेशेंट्स में ज़्यादा होती हैं उनको आप प्रेफरेबल पोजीशन कौन सी यूज़ करते हो, आप लाइन पोजीशन या स्पाइन पोजीशन कराते हो, ठीक है। साइड लाइन में भी होती है और स्पाइन पोजीशन, दो पोजीशन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है, ये क्या करती है, क्योंकि हमारे पास बेनिफिशियल इसलिए होती है कि एक तो एलोंगेशन प्रमोट करती है और साथ साथ बिल्कुल स्पाइन स्ट्रेट हो जाती है आपके पास जब आप इस पोजीशन में लेके आते हो स्पाइन पोजीशन में, ठीक है। अब हमारे पास ना कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें ये आप कह सकते हो कि सूटेबल नहीं होती, जैसे आप किसी किसी को कार्डियक कंडीशन है उसके लिए ना सांस खराब होना, डायफ्राम पे प्रेशर पड़ता है, थॉरक्स पे प्रेशर पड़ता है आपके, ठीक है। सिंपली है, जैसे आपको पता है कि थोरेसिक कैविटी पे या कहीं डायफ्राम पे ज़्यादा प्रेशर होगा तो रिस्पिरेटरी जिनको इश्यूज़ है उनके लिए भी इशू है और जिनको कार्डियक कंडीशन है उनके लिए भी इशूज़ है। तो आप पहले इसीलिए पेशेंट से पूछते हैं कि आपको कोई मल्टीपल और कंडीशन, और उसके साथ साथ हमने फिर, क्योंकि हमारे पास हिस्ट्री इसीलिए ली जाती है कि एक पूरा प्लान जब आपने बनाना होता है आपको बैक साइड की पीछे की हिस्ट्री सारी पता होनी चाहिए पेशेंट की, ताकि कोई चीज़ आप इधर से उधर ना करो। जैसे हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में काफ़ी हद तक आप क्या करते हो कि हेड एलिवेट करवा देते हो, या आप कहते हो कि हमारे पास जो वीनस रिटर्न होता है उसका इशू हो सकता है। तो दैट्स वाई कि हम इसीलिए प्रॉपर हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। जब हम हिस्ट्री टेकिंग करते हैं तो हम प्रॉपर इस चीज़ को देखते हैं कि हमारे पास किसी पेशेंट के अंदर एल्डरली या हाइपरटेंसिव जो पेशेंट होते हैं उनमें, या फिर रेस्पिरेटरी या कार्डियक कंडीशन होती हैं, इन कंडीशंस में हम ज़्यादातर इस पोजीशन को सूटेबल नहीं कहते। हाँ, लेकिन अगर पेशेंट कंफर्टेबल है, अगर पेशेंट की कंडीशन ऐसी नहीं है जो उससे एग्रवेट हो रही है, या उस पोजीशन में आप थोड़ी देर लेटा के देखते हो किसी चीज़ से एग्रवेट तो नहीं हो रही, तो आप वहाँ पे उस पोजीशन को सूटेबल कह सकते हो। लेकिन ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिनके लिए ये पोजीशन सूटेबल नहीं होती, तो आपको इस चीज़ को खुद मॉडिफाई करना पड़ता है कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि हाँ अभी हमारे पास इस पेशेंट के अकॉर्डिंग है हमारे पास रिक्वायरमेंट या नहीं है, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें इस तरीके से डिज़ाइन करते हो, ठीक है। मेजरली आपके पास ये चीज़ आ रही होती है। सो हमारे पास हमने आज डिस्कस की है लाइंग या स्पाइन पोजीशन। अब एक चीज़ थी, जैसे हमने पहले भी बात की कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे मेजरली 3 पोजीशंस होती हैं, ठीक है, जिसमें हमने लाइंग, सॉरी 5 पोजीशंस होती हैं, लाइंग, सिटिंग, नीलिंग, स्टैंडिंग और आपके पास हैंगिंग। लेकिन इसके अलावा भी आप, जैसे मैंने आपको साइड लाइन की बात की, वो आप यूज़ करते हो, प्रोन पोजीशन, क्रूक लाइन पोजीशन, ये फंडामेंटल पोजीशंस में नहीं आती, पर ये इसी तरीके से हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट पोजीशंस आती हैं। हम यहाँ पे फंडामेंटल पोजीशन सिर्फ मेजर 5 डिस्कस करते हैं, आप कंसीडर कर सकते हो इनको भी फंडामेंटल पोजीशन, जो प्रोन पोजीशन है या क्रोक्लाइन पोजीशन है, लेकिन स्टिल हमारे पास जो मेजर पोजीशंस है ना, वो यही है कि आप 5 पोजीशन जो आपके पास इस बुक में है, बेसिकली ये आइडियल पोजीशंस है, ठीक है। पेशेंट जिनकी वीकनेस के इश्यूज हैं, बैलेंस के इश्यूज हैं, स्पाइनल डिफॉर्मिटीज हैं, किसी को ग्रेविटी का इफेक्ट हमने रिमूव करवाना है, किसी पेशेंट्स में, जिन पेशेंट्स स्टेबल नहीं हो रहे बाकी पोजीशन में, उनके लिए बहुत अच्छी पोजीशन है, ठीक है। सो ये मेजरली आप इसलिए यूज़ कर रहे थे। सो जो मेजर इफेक्ट्स थे वो हमारे इफेक्ट्स जो आ रहे थे वो हमारे पास यही थे कि हमने किस तरीके से इसको गो थ्रू करना होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और मेजरली हमारे पास यही इफेक्ट्स एंड न्यूजेज होते हैं, इसके अलावा भी आप चीज़ें देखते हो पर अकॉर्डिंग टू पेशेंट एज वेल, ओके। सो मेजरली आपके पास यही चीज़ें आ रही होती हैं जो आपने देखने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेरी, यू कैन आस्क। बाय बाय। और नेक्स्ट लेक्चर में हम हैंगिंग पोजीशन में डिस्कस करेंगे।